लास्ट टॉपिक था, सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे, ठीक है, वो समझिए। तो बच्चे ध्यान दीजिए। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे हाथ में कोई बॉल होती है, होमवर्क वाले क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, डोंट वरी। तो बच्चे मान लो मेरे पास एक बॉल है, और अगर मैं इस बॉल को फेंकूं, तो जैसे आपके पास ये बॉल है, तो हम बॉल को फेंकते कैसे हैं? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल को इस तरह से फेंकते हैं कि नहीं, है ना बच्चे? वी यूज टू थ्रो दिस बॉल लाइक दिस, यस और नो? हम क्या चाहते हैं बच्चे कि हमारी जो बॉल है, हम उसको किस डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं? वी वांट टू सेंड इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, यस और नो? तो मान लो मैंने इस बॉल को यू वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में भेजना चाहा, तो क्या बॉल स्ट्रेट लाइन में जाती है? डज बॉल यूज टू गो इन डायरेक्शन? बताइए, क्या वो जाती है? नहीं। तो वो जो है एक कर्व पाथ फॉलो करके नीचे गिर जाती है। क्यों? वाई द बॉल विल फॉलो अ कर्व पाथ एंड फॉल डाउन। तो इसके पीछे का कारण क्या बनता है? तो यस, इसके पीछे का कारण होता है ग्रेविटी। क्या होता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। हो क्या रहा है? तो देखिए, आपने बॉल को फेंकने के लिए फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिस वजह से बॉल कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो बॉल जाना चाहती है इधर, ग्रेविटी उसको खींच रही है नीचे, जिस वजह से वो एक कर्व पाथ फॉलो करके नीचे गिर जाती है। तो बच्चे, इस तरह के मोशन को हम किस नाम से जानते हैं? दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, या हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। किस नाम से बुलाएंगे बच्चे? प्रक्षेप्य गति के नाम से बुलाएंगे। सर विवेक के क्वेश्चन का अरे भाई होमवर्क करेंगे, एक्सप्लेनेशन दो। अरे होमवर्क करेंगे, अभी पहले ये टॉपिक खत्म, पहले ये समझ लो, छोटा सा है, 5 मिनट ले लो, क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है? ओके, तो हाँ, तो अभी ध्यान दीजिए। तो बच्चे, ये हमारे पास कोई भी बॉल है, कोई भी चीज है, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो, फुटबॉल हो, रग्बी बॉल हो, बैडमिंटन की शटल हो, वॉलीबॉल हो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे तुम्हारी बुलेट हो जिसको गन से फायर करते हैं, चाहे तुम्हारा एरो होता है जिसको हम चलाते हैं, तो ये सारे के सारे कैसा मोशन करते हैं? दे ऑल यूज टू डू अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सारे के सारे जब भी हम इनको किसी भी एंगल पर लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा वो रॉकेट लॉन्च भी करते हैं ना, रॉकेट लॉन्चर होता है ऐसे मिलिट्री में, एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर होता है, नीचे उसका स्टैंड लगा होता है, फिर यहां से हम एक छोटा सा रॉकेट जो है इसके अंदर डालते हैं, यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? इसको डालते हैं तो ये कैसा मोशन करता है? ये इस तरह से मोशन करके गिर जाता है। मोटार शेल्स जो होते हैं, हाँ, दे ऑल यूज टू डू व्हाट काइंड ऑफ मोशन? दे ऑल यूज टू डू प्रोजेक्टाइल मोशन। बैलिस्टिक मिसाइल भी क्या बच्चे? एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, वो एक बार फायर कर देते हैं, उसके अंदर इंजन होता है, वो उस इंजन की मदद से क्या करती है? जब तक टारगेट को हिट नहीं कर लेती, वो तब तक क्या करेगी? मूव करती रहेगी, ठीक है? जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल होता है कि वो इतनी जर्नी कंप्लीट कर पाए, यहां तक पहुंच जाए, उसके बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन करके गिरती हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों की दोनों मिसाइल्स के अंदर, ठीक है? ballistic or cruise missile. Agni 5 is a ballistic missile, whereas BrahMos and Nirbhaya are the cruise missiles. पता है ना? दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों का जो मोशन का डायरेक्शन है उसके बेसिस पे इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तुम्हारी अस्त्र, तुम्हारा त्रिशूल, पृथ्वी, ठीक है ना? एक वो हमारी पीएन नाग टैंक वाली, ये सारी की सारी पीएन नाग तो चलो एंटी टैंक मिसाइल है, बाकी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ओके, तो क्लियर है? नाग, ये सारे समझ आ गया? यप। तो हाँ, तो बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चे, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से जो हमारा बॉल है वो कितनी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? बताइए, इन हाउ मेनी डायरेक्शन द बॉल इज डूइंग द मोशन? हाँ जी, बताइए। तो दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, इट इज मूविंग इन टू डायरेक्शंस। तो बच्चे, इस तरह के मोशन को कैसा मोशन कहा जाता है? दिस इज 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है? दो द्विविमीय गति कहते हैं हम इसे। तो बच्चे, प्रोजेक्ट जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था, हमने वेलोसिटी पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वो सारा का सारा कितने डायरेक्शन वाले मोशन के लिए पढ़ा था? वो सारा का सारा वन डायरेक्शनल मोशन के लिए पढ़ा था। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज फॉर वन डायरेक्शन मोशन, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो है, ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। तो यहां पर वहां पर बॉडी के पास एक ही वेलोसिटी थी, यहां पर बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी होंगी? दो वेलोसिटीज होंगी। तो मान लो ये क्या थी? यू थी। तो इधर वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो बॉडी के पास वेलोसिटी होगी वो होगी यू एक्स,
और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे यू वाई। अब यूएक्स किसके बराबर होता है? ये होता है यू कॉस थीटा, और यू वाई किसके बराबर होता है? ये होता है यू साइन थीटा। दो कैसे हैं दिख रहा है ना बच्चे? देख ले, इधर देख, जो कह रहे हैं ना मुस्कान, बच्चे देखो, या तो होता है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है? या तो इधर जा रहा है, ऊपर ऊपर जाना, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो, वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहां पर तो बॉल ना तो इधर जा रही ना ही इधर जा रही, वो इधर जा रही है। इसका मतलब बॉल इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है, ऊपर भी कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ मुझे। ये जो बॉल है, ये जब यहां पर गिरेगी तो इसने एक्स डायरेक्शन में भी मोशन किया, इसने एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, इसने वाई डायरेक्शन में भी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करी। करी कि नहीं करी? तो बच्चे यहां पर अगर हम बात करें कितनी डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगी? हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट वी आर हैविंग हियर? बताइए कितनी डिस्प्लेसमेंट है यहां पर? तो कितनी है? वी हैव टू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसे बोलेंगे हाइट, कि ये बॉल कितनी ऊपर जा सकती है। और जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज इट्स रेंज, कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूर जा सकता है। इसे बोलते हैं परास। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परास कहते हैं। तो यही आपको निकालने को बोल सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है? यही जो है आपको बोल सकता है कैलकुलेट करने के लिए। ओके, यस, ओके, या। तो बच्चे रेंज और दोनों की बात करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक होता है रेंज और एक हमें निकालना है हाइट। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इधर ध्यान दो कैसे निकलेंगे, निकालेंगे। हाँ, तो बच्चे रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे जी। यहां पे यू क्या थी? यू थी इनिशियल वेलोसिटी, थीटा वो होता है, थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपित कोण, ठीक है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेपित कोण के नाम से जानते हैं। और हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है, ठीक है? तो ये दो होते हैं। अब बच्चे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नहीं शिव, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितनी रेंज, कितना दूर तक जा सकता है, हाउ फार। तो बच्चे मैक्सिमम रेंज कितना होता है? अगर हम बात करें व्हाट इज दी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कहां पर होता है? जैसे आपको मैक्सिमम रेंज कहां पे चाहिए? जेवलिन थ्रो के अंदर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। जब हमें जेवलिन थ्रो करना है हमारी रेंज क्या होनी चाहिए? नीरज चोपड़ा को अगर फेंकना है, नीरज चोपड़ा जो है क्या ट्राई करेगा बताइए? बट ही इज गोइंग टू ट्राई, वो मैक्सिमम रेंज चाहेगा। तो रेंज कब मैक्सिमम होती है? तो रेंज मैक्सिमम तब होती है जब एंगल कितना हो, ये जो टू थीटा है ये मैक्सिमम, मतलब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? यस यस शिव, हाँ पढ़नी, 9/10 की पढ़ लो शिव, ठीक है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 1 कब होता है? जब साइन 90 डिग्री पर होता है। मतलब ये टू थीटा 90 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें प्रोजेक्टाइल को किस पे फेंकना पड़ेगा? फोर एट 45 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो कितने डिग्री पर फेंकना पड़ेगा? देन इट शुड बी लॉन्च्ड एट 90 डिग्री। तो ये है बच्चे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, दिस इज आर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट हो? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। तो अभी बच्चे तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिए थे, किया तुमने कुछ? क्वेश्चन दिए थे ना तुम्हें? कुछ हाथ पैर मारे थे क्वेश्चन का? 1 हफ्ता हो गया है। तो बच्चे, हाँ जी, तो बच्चे मैं 15 सेकंड दूंगा हर एक ऑप्शन के लिए, आपको टिक करना है, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे करने हैं, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सर 3 नहीं आए, कोई बात नहीं, नो वरीज। तो बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। एक नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बच्चे दिया था मैंने, क्या ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था? हाँ जी,
दिया था। चलो फिर देखते हैं कितनों ने किया है, वो देखते हैं। तो 15 सेकंड है सबके पास, आंसर देना है सबने। देखते हैं, फिर हम बताएंगे। तो 42% ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। तो कैसे करना है बच्चे इसे? ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमने बोला कि एक मेरे पास बॉल है, मैंने उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। तो बच्चे जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अरे कर देता हूं क्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इतने में गुम हो रहे हो तुम। है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल कर देंगे। चलिए इधर ध्यान दें, हमारा टारगेट ये है, वो तो मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है, बताया था थोड़ा सा। चलो अब बच्चे हाँ जी, देखो सब लोग ध्यान दो। तो स्टूडेंट्स बात करें अगर हम, हाँ, तो हमने ऊपर फेंका है। जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो बच्चे यहाँ पे मान लो मैंने किसी वेलोसिटी से फेंका, मान लो मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी थे, है ना। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बताओ। हाँ भाई अमन, जैसे जैसे इसकी बॉडी जो है, एज द बॉडी इज गोइंग टू गो अप, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द वेलोसिटी, ये डिक्रीज हो जाएगी। व्हाई? क्योंकि देखो बॉल ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ग्रेविटी से नीचे खींच रही है कि मैं तो जाने, है ना, वो थ्री इडियट्स वाला गाना गा रही है, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। दैट इज व्हाट ग्रेविटी इज डूइंग विद अस। वी वांट्स टू लीव द अर्थ, बट ग्रेविटी डजंट वांट अस टू लीव। ओके, सो दिस इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली। तो ये हो रहा है, वो जाने नहीं दे रही। तो बच्चे क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कम होती जाएगी। तो ये जो मोशन है, क्या इसमें एक्सेलेरेशन हो रहा है? नहीं, यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है। तो इस मोशन को हम बोल सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? रिटार्डेशन इज हैपनिंग, मंदन हो रहा है, जिस वजह से एक्सेलेरेशन है, डिसेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब जाते 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 एक समय ऐसा आएगा, बॉल ऐसे जा रही थी, जब बॉल फेंकते बॉल ऐसी जाती ना, फिर नीचे आ जाती है, यस और नो। तो वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, यहां पे क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद नीचे आ जाएगी। तो बच्चे क्या बॉल यहां से ऊपर जाएगी? क्या जहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, क्या बॉल वहां से ऊपर जाएगी? नहीं। मतलब वो जो है बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। इनिशियल कितनी दे रखी थी? 25.2 मीटर पर सेकंड। तो हमें बस वही निकालना है, कब जाके जीरो हो गई। टाइम निकालना था, वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो बच्चे वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, एक इसके बराबर हो जाता है माइनस जी के बराबर हो जाता है, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू टेक द वैल्यूज। हाँ, अपनी श्रद्धा है, तो जहां पर श्रद्धा हो वहां पे लगा दो। तो लगा दी, तो v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस 80 था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, u माइनस gt हो जाएगा। तो दिस विल बी जीरो, ये हो जाएगा 25.2। g की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, 10 ले रहा हूं, तो 10t इज इक्वल टू 25.2, डिवाइड कर दोगे 10 से, कितना आ जाएगा, 2.52 सेकंड्स। तो 10 लिया है तो इतनी आई है, 9.8 लेते तो थोड़ी सी ज्यादा आ जाती, तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाता। समझ आ गया भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट हो? ये था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, हाँ जी। तो 9.8 वैल्यू है। अरे भाई ये वैल्यू है अभिषेक, ये हम ग्रेविटेशन में बताएंगे कैसे आई, गुरुत्वाकर्षण में बताएंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया था, तो इसका भी आंसर देना है, 15 सेकंड है। अब जल्दी से बताओ, ठीक है, वी नीड टू कवर इट क्विकली। 9 10 एनसीईआरटी, मनीष सर टाइम कितना लगा है क्वेश्चन में? अरे भाई तो तुम्हें तुम्हें मैंने 7 दिन दिए थे। मुन्नी कह रही कि सर टाइम कितना लगा, आपने तो 15 सेकंड दिए थे। 7 दिन दिए थे तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, 7 दिन का समय बहुत होता है। 7 ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इतना टाइम दिया मैंने, तो इतने सेकंड्स, अब तुम इसमें ना कर पाओ तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना टाइम था तुम्हारे पास। चलो, तो बच्चे पहली चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, इस चीज पे ध्यान दो, क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। देख लो, तो आधों से ज्यादा ने पढ़ा कि भाई सही कौन सा लगा दो, है ना। हाँ, आकाश सर ने बताया हॉलीडे पे थे, तो हाँ मैं हॉलीडे पे था, तुम तो क्वेश्चन तो कर सकते थे, क्वेश्चन छुट्टी पे थोड़ी थे। वाई वी यूज 10 अविक, क्योंकि इजी हो जाता है, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार यूज कर सकते हैं।
तो बच्चे नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है? नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट का मतलब क्या है कि कौन-सा गलत है इनमें से, ये बताना है। तो बच्चे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का वेक्टर होता है और वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण और दिशा होती है। तो अगर वेक्टर को कांस्टेंट करना है तो 2 चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है बच्चे, वो कांस्टेंट होती है। यस, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अब मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। अगर स्पीड बदल देंगे तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। तो यहां पे कह रहा है कि स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगी, तो यही गलत है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड व्हेन। दोनों मतलब दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं, ये बताना है। तो 15 सेकंड है, आंसर दीजिए। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? हाँ जी, तो 61% ने सही आंसर दिया है। तो स्टूडेंट बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चलें और आप सेम डायरेक्शन में चलें, स्ट्रेट लाइन में चलें, तभी जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। नहीं शिव, वो दूसरे आकाश सर की बात कर रहा है। वी ऑल्सो हैव आकाश श्रीवास्तव ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन जो है 2021 CDS 2 2021 का है ये। तो क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो एक बस जो है एक बस स्टैंड से शुरू हुई है, जिस जो एक समान त्वरण से चल रही है और उसका वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, ये बताना है। सो 15 सेकंड है, बताओ। हाँ जी, तो 48% बच्चों ने सही निकाला है आंसर। देखते हैं। तो बच्चों बात करें तो बस स्टैंड से शुरू हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब अपना आंसर देख लो पहले, तो किसमें निकल रहा है? किलोमीटर पर आवर में निकल रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो पहले इस टाइम को किसमें चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे? 10/6 10/60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 कर देंगे ना, आवर्स में चेंज करने के लिए, सॉरी नॉट इन सेकंड, आवर्स में। तो ये आवर्स में आ जाएगा, तो टाइम कितना आ गया? 1/6 आवर्स। हमें चाहिए एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम क्या आएगा? t-0 आ जाएगा। तो फाइनल कितनी है? 20 माइनस 0, टाइम कितना है? 1/6। आंसर कितना आएगा? 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो दिस इज द राइट आंसर। हाँ वही है, अरे वही है, उससे वही है। ठीक है प्रद्युमन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ वही, इससे भी हो जाएगा। तो क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है? तो चलते हैं। चेंज इन टाइम ही तो होता है। पहले टाइम कितना था? शुरू हुआ तो 0 ही था ना टाइम, दिव्यांशु, फिर माइनस करके आ गया। चलो भाई, तो क्लियर है? तो बच्चे ये थे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स। हो गए? सब हो गए? अरे भाई टी माइन इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम जो टी ये दिया हुआ ये है। घड़ी शुरू करी 0 से ही शुरू करी ना। ठीक है, एक और है सर, एक रह गया। अच्छा रह गया, चलो। सर मुझे मैथ नहीं आती, इस वजह से कैलकुलेशन करनी नहीं आती। शाबाश, ऐसे कौन कहता है कैलकुलेशन करनी नहीं आती? सीधी सीधी कैलकुलेशन तो सब करते थे। स्कूल कैसे पास किया तुमने? है दीपराज? नहीं आती तो सीख लो, सीधी सी बात है। फिजिक्स में बच्चे आपको ना एक दो न्यूमेरिकल तो आने हैं, सीधी सी बात है। और अगर आपको चाहिए क्या, अगर आपको AFA चाहिए, INA चाहिए, तो और ज्यादा सीखनी पड़ेगी, नहीं तो OTA के लिए रह जाएंगे, क्योंकि उसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होता है।
ठीक है। हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मतलब कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है तो नो वरी, वो अलग इशू है। ठीक है। हाँ, स्कूल में टॉप करने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज में डाउन हो जाता है। बच्चे क्या, तो स्कूल वहां पे फिर एक्सपोजर बढ़ता है ना, डाउन कैसे हो जाता है? स्कूल में तुम कितने बच्चों से कम्पीट करते हो, बताओ? स्कूल में हम कितने बच्चों से कम्पीट करते हैं? 20, 30, 40, 50, 60। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो 70 भी हो जाते हैं, 50, 60। कॉलेज में कितने हो जाते हैं? कॉलेज में हो जाते हैं 200, है ना, 150। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर हमें पता चलेगा ना कि हम पहले क्या होता है, हम अपने ही कुएं के मेंढक होते हैं। जब उन मेंढकों को बड़ी नदी में उतारा जाता है तब जाके पता चलता है। ठीक है। हाँ, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन, चलो। हाँ, एक और। तो बच्चे ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है एन एथलीट, ये भी सीडीएस 1 2021 में, सीडीएस 2 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकंड्स, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि एथलीट है तुम्हारे जैसा, रोज तुम सुबह जाते हो रनिंग में, तो भाई एक ट्रैक है जिसका सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 100 मीटर, और वो पूरा एक चक्कर लगाता है 20 सेकंड के अंदर। तो ये बताना है कि 1 मिनट में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, विस्थापन कितना होगा, और 10 सेकंड में कितना होगा। तो भाई इसके लिए मैं तुम्हें समय दे देता हूं। ठीक है, इसके लिए तुम्हें मिलेंगे 30 सेकंड, निकाल लो, चलो देखते हैं। तो 22 ये वाला मुझे नहीं आया था सर। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन के लिए दिखाता हूं कैसे। तो भाई सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बच्चे डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बताइए? विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम पथ है उसी को विस्थापन कहते हैं। अब कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायामीटर दिया हुआ है 100। ठीक है, इसका ये डायामीटर 100 दे रखा है, मतलब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मापूं तो मुझे कितनी मिलेगी? 100 मीटर मिलेगी। जिसका चक्कर कितनी देर में लगा रहे हैं? 20 सेकंड में लगा रहे हैं, है ना, 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा रहे हैं। तो बच्चे अगर मैं 10 सेकंड लूं तो 10 सेकंड के बाद मैं मान लो ए से शुरू हो जाऊं, तो 10 सेकंड के बाद मैं कहां पे खड़ा होऊंगा? अगर मैं ए से स्टार्ट हो जाऊं 10 सेकंड के बाद मैं कहां पर खड़ा होऊंगा बच्चे बताइए? बी पर खड़ा होऊंगा। और अगले 10 सेकंड के बाद कहां पे खड़ा होऊंगा? फिर से ए पर आ जाऊंगा, है ना, वापस ए में आ जाऊंगा। तो बच्चे अगर मैंने 20 सेकंड लगाए, एक चक्कर लगाया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट भी ए था, तुम्हारा एंडिंग पॉइंट भी ए था, तो दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई? जहां से शुरू वहीं पे खत्म, कितने? अंडा। ठीक है, तो क्या हो गया? अंडा हो गया। तो एक चक्कर में कितने अंडे कलेक्ट किए तुमने? एक अंडा कलेक्ट किया। दूसरे चक्कर में कितने अंडे हो गए? तो दो चक्कर लगा लिए, 40 सेकंड हो गए, कितने अंडे हो गए? फिर से 0। तीसरा चक्कर लगा लिया फिर से और भागे, अभी भी फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो 60 सेकंड के बाद तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया? 0। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। अब 10 सेकंड के बाद कहां पे थे? यहां से शुरू हुए, 10 सेकंड के बाद कहां पहुंचे? बी तक। अब ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कितना है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? बताइए बच्चे। हाँ जी, 100 मीटर। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इट विल बी डी। समझ आ गया भाई? अब सबको क्लियर है? थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई जिंदगी में। भाई देखो 20 सेकंड क्या था? 20 सेकंड का मतलब है तुमने एक चक्कर लगा लिया। अब तुम ए से शुरू हुए, तुमने, मैं तुम्हें बताता हूं, हमने पढ़ा है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा? ये वाला, है ना। यहां से भागना शुरू हुए, चक्कर लगाया 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 लगाया, घूम घूम करके, और फिर ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है ना। अरिजीत सिंह के गाने की तरह, यहीं से शुरू, क्या तुम ही पे शुरू तुम ही पे खत्म, ये तुम्हारा सीन है।
तो तुमने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, कितना है, जहां पे हो वहीं पे खड़े हो, जीरो ही तो है, तो इट विल बी जीरो। तो एक चक्कर में 0 मीटर आया, फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर जीरो, तीसरा चक्कर लगाया फिर जीरो, 3 चक्करों के बाद भी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो जिसको हम स्ट्रेट लाइन में माप रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, अरे भाई 100 वाला क्या था, 10 सेकंड के बाद तुम कहां होगे, ए से शुरू हुए 10 सेकंड के बाद बी पर पहुंचे, है ना। तो अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही होगा ना डायमीटर, वो होगा कितना, 100 मीटर, बस। चलो भाई आगे 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 चलो, अभी लीडर बोर्ड भी दिखा देते हैं, दिखा देते हैं तुम्हारे कर्मों का फल, ये रहा। ठीक है, यप, क्लियर। तो बच्चे अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशंस को। तो हमने जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास लगी थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था जो है कि अगर हम बात करें तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्या होता है बच्चे यूनिफॉर्म मोशन, बताइए, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, वो मोशन जिसमें कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। तो भाई क्यों होता है, मैंने क्या बोला था, काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। बट इज काइनेमैटिक्स क्या था, इन विच वी डिस्क्राइब द मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन, है ना, जिसमें हम मोशन को परिभाषित करेंगे बिना उसका कारण जाने। आज कारण जानेंगे। ठीक है, आज हम क्या जानेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है। ओके, तो जानते हैं। ओके, तो बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, जल्दी जल्दी बता दो, कहां जाना है तुमने, जल्दी जल्दी बता दे बच्चे। तो भाई देखो कारण बताते हैं, डोंट वरी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये मतलब लॉज ऑफ मोशन क्या बताएगा, इन सभी के बारे में बताएगा कि कैसे हो रहे हैं। तो किसने दिए थे ये लॉ, सो हु गेव दी, सो दिस दीस थ्री लॉज वर गिवन बाय आइजैक न्यूटन। तो बच्चे 3 लॉ थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो बच्चे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, क्या कहता है। तो बच्चे न्यूटन की गति का पहला नियम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझ आ जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे उस मुद्दे पर। तो बच्चे मान लो संडे का दिन है, संडे का दिन है और छुट्टी है ना, कोई क्लास नहीं है, अमनदीप सर क्लास नहीं ले रहे हैं, अमनदीप सर ने क्वेश्चन दिए हैं लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे सर, करा तो लेंगे, क्लास में कर लेंगे अगले दिन, है ना। तो वही छुट्टी का दिन है, ये तुम्हारा बेड है और इस बेड पे तुम हो पसर रखे ऐसे, ये देखो कितने स्माइल कर, कितने खुश हो तुम, है ना, फोन चला रहे हो हाथ में पकड़ के, है ना, ये देखो। सो बच्चे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम किस पे हो, रेस्ट पर हो। ओके, तुम किस पे हो, रेस्ट में। और यहां पे तुम्हारा छोटा भाई है या बहन है, जो भी है, ठीक है, छोटा सा है, छोटू सा, छोटा है, इसकी भी छुट्टी है। अब तुम्हारी छुट्टी है, तुम कर रहे हो रेस्ट, इसकी छुट्टी है, इसको मिल गया खेलने का टाइम। तो ये पूरे घर में कोहराम मचा रखा है, इधर खिलौने उधर खिलौने, ये कर दिया वो कर दिया, है ना, चल रहा है। तो तुम्हारा भाई किसमें है, इन मोशन। ठीक है, तो बच्चे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पे क्या ना लगे, कोई बाहरी बल ना लगे। तो डेफिनेशन बोलूंगा, पीछे मिल जाएगी, अभी दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। A body is at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion until or unless an external force is applied. एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो जाके होगा, खुद को नहीं होगा, यार चल कुछ काम कर लेते हैं, खुद से नहीं आ रहा, अंदर से नहीं आ रहा, तुम्हारे भाई को खुद अंदर से नहीं आएगा, यार छोड़ छोड़ परे और ज्यादा गन नहीं डालते, पढ़ लेता, है ना, कभी आया से खुद से, है ना, नहीं आ रहा।
तो बात हमेशा किस फोर्स की होगी, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की होगी। तो न्यूटन क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तुम उसको मोशन में लाना चाहते हो, या कोई बॉडी मोशन में है उसको तुम रेस्ट में लाना चाहते हो, या मोशन को बदलना चाहते हो, किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। कैसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है? ठीक है, तो हमारे केस में कौन लगाती है? हमारी, इतना स्माइल तो नहीं करी मम्मी, है ना? हाँ, तो हुआ क्या, अब तुम्हारी मम्मी को पता चल चुका है कि तुम दोनों तो कुछ करने वाले। तुम्हारी मम्मी को आइडिया आया कि भाई मैं ना ये इनसे ना कुछ काम करवा लेती हूँ, राशन मंगवा लेती हूँ, है ना? तो मम्मी ने क्या बोला? तुम्हें बोला, मम्मी ने क्या बोला? तुम्हें बोला कि भाई जा सामान ले आ, राशन ले आ। तुमने कहा मम्मी आज तो छुट्टी, आज तो मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो तुमने क्या कर दिया? तुमने रेजिस्टेंस शो करी। यस और नो? यू शो सम रेजिस्टेंस। तुमने किस चीज को रेजिस्टेंस शो करी? तुमने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने में बिजी हो, तुम नहीं होना चाहते चेंज, है ना? सिमिलरली बच्चे, तुम्हारे भाई को बोला, अब तुम्हारी मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तुम्हारे भाई को बोला कि भाई तू चला जा, कहेगा मम्मी आज तो मेरी छुट्टी है, इसको भेजो, ये मैं रोज मेरे को भेजते रहते हो, ऐसे होता है ना हमेशा, आज तो छुट्टी है, इसको भेजो आज। तो क्यों? अ बॉडी इन मोशन विल वांट्स टू बी इन मोशन। तो मम्मी क्या करेंगी? सो मम्मी इज गोइंग टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो एन एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू वर्क लाइक अ मेडिसिन। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, या उसका स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो बच्चे दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसी को कोई भी डाउट हो फर्स्ट लॉ में तो ये देख लो। तो ये है सिंपल एग्जांपल है। सो बच्चे, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चे, कब तक वस्तु, मतलब रेस्ट में होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों ही केसेस में ये बताओ बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? इन बोथ केसेस, ठीक है, in both the cases what is the acceleration of body? So in both the cases body का acceleration क्या था? जीरो था। तो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो क्यों था? क्योंकि उस पे कोई फोर्स, क्या उस पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी तो क्या उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था? जैसे तुम हो, तुम अभी रेस्ट में हो, स्टेबल हो, पढ़ रहे हो, है ना? क्या तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है। ग्रेविटी लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, घर वालों का भी फोर्स लग रहा है, करियर का फोर्स लग रहा है, किसी बाहर वाली का या बाहर वाले का भी फोर्स लग रहा है ना? देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन यू। यस और नो? लेकिन सभी फोर्सेस का नेट सम क्या है? जीरो है। तो जब भी किसी बॉडी पे नेट सम जीरो होता है फोर्सेस का, उस बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक्सेलरेट करे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, एक असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, तो जाके हमारी वस्तु त्वरण करने लगेगी। मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा। रेस्ट में है, मोशन में आ जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर बॉडी को एक्सेलरेट कराना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या पता चल गया कि अगर आप किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, अगर आप किसी बॉडी को क्या कराना चाहते हैं? एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, तो बच्चे क्या लगाना पड़ेगा? व्हाट इज नीडेड? क्या लगाना पड़ेगा? वी नीड टू अप्लाई व्हाट? वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ आ गया? तो बच्चे, न्यूटन ने पहला एक्सप्लेन कर दिया ना, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में क्यों होती है या रेस्ट में क्यों होती है, इस वजह से। लेकिन बच्चे, जब हम फोर्स लगाने जा रहे थे, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या कहा कि भाई जा राशन ले आ, तो तुमने उस चीज को क्या कर दिया? तुमने रेजिस्ट कर दिया। यस और नो? यू रेजिस्ट दैट चेंज। तो बच्चे, हर वो वस्तु, ये तुम्हारे अंदर नहीं, ये सबके अंदर है, हर वो वस्तु जिसका भी द्रव्यमान होता है, जब भी हम उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना चाहते हैं, तो वो रेजिस्टेंस शो करती है। वो किसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है? इट शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहती। तो इस रेजिस्टेंस को क्या बुलाते हैं? इनर्शिया। तो बच्चे, हर वो वस्तु जिसका भी मास होता है उसके पास इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया की ही वजह से तुमने जाने से मना कर दिया, तुम्हारे भाई ने जाने से मना कर दिया। तो दोनों में ही इनर्शिया शो किया, लेकिन दोनों का इनर्शिया अलग अलग है। तुम्हारे अंदर किसकी वजह से इनर्शिया है? रेस्ट की वजह से इनर्शिया है, तो इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। तुम्हारे भाई के अंदर मोशन की वजह से इनर्शिया है, उसे हम मोशन का इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या कर रहा है? What inertia is doing? It is resisting the change. या बोलेंगे इसकी ये वो प्रॉपर्टी है, ये हर वस्तु का है। It is the property of the body by which it will maintain its state of rest or motion. तो ये किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वो अपनी स्थिरता या गति की अवस्था को बरकरार रख रही है, बदलना नहीं चाह रही। That is inertia.
तो सबके अंदर इनर्शिया है, लेकिन घर वाले इनर्शिया को किससे सही कर देते हैं? एक ही हथियार से सही हो जाता है, वो है चप्पल, है ना? तो बच्चे इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन भी सिंपल है। इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यह किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वो अपनी गति या स्थिरता की अवस्था को बरकरार रख सकती है। और इनर्शिया जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो जिस वस्तु का मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, और उसको मोशन में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, और रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स भी उतनी ही लगानी पड़ेगी। ठीक है? सो बच्चे, दिस इज योर इनर्शिया। तो मोर इज द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। और ये तीन तरह का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है? समझ आ गया? इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, बताइए। हाँ जी, चलिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हाँ, ये भी दिखा देते हैं। कभी कार में गए हो? कार या बस में जाते हैं हम, है ना? वी यूज्ड टू गो इन कार एंड बस। तो जब भी कार टर्न लेती है या बस टर्न लेती है, तो बच्चे क्या होता है? बताइए। हाँ जी, बताइए मुंड। हाँ, बताइए बच्चे। ऑपोजिट साइड में झुक जाते हैं, अच्छा। अरे बस में जाते हैं ऐसे, तो बस मान लो बस जा रही है सीधी, तुमने राइट, बस ने लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मोशन किया, तुम राइट साइड में ऐसे चले जाते हो, है ना? होता है ना, ऐसे बॉडी मूव कर जाती है। क्यों? व्हाट हैपेंड? क्योंकि बच्चे, तुम सीधे जा रहे, तुम बस में बैठे थे, तो जिस डायरेक्शन में बस जा रही तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, ये सुन लो। तो तुम्हारी बॉडी भी मोशन में है, बस भी मोशन में है। अब देखो, दोनों में दो तरह का इनर्शिया लग रहा है। तो मोशन की वजह से जो इनर्शिया लगता है उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बस ब्रेक लगाएगी तो हम आगे गिर जाते हैं, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन इसके अलावा डायरेक्शन का भी इनर्शिया रहता है, क्योंकि बस सीधी जा रही थी, तुम भी सीधे जा रहे थे। अब बस का तो स्टीयरिंग है, उसको घुमाया तो बस तो लेफ्ट साइड टर्न लेगी, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है। तो बस तो मुड़ी लेफ्ट साइड, तुम्हारी बॉडी जा रही है सीधा, तो इस वजह से हम ऐसे चले जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? इट हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? इज दिस क्लियर? हाँ जी, क्लियर? यस, चले आगे। समझ आ गया ना? तो तीनों इनर्शिया क्लियर है। अब बच्चे देखो, हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए ना। हमने पढ़ा कि इनर्शिया को ओवरकम करना है, ठीक है? इफ यू वांट टू ओवरकम द मोशन, व्हाट इज नीडेड? अ फोर्स इज नीडेड। ठीक है? तो बच्चे, वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट दैट फोर्स? ठीक है? हाउ टू कैलकुलेट दैट फोर्स? हाँ जी। सो सर, व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स वी फॉल बैकवर्ड बिकॉज ऑफ लोअर बॉडी। हाँ, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। जब पीछे की तरफ गिरते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आगे तरफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें ये तो बता दिया कि भाई अगर एक्सेलरेट या रिटार्ड करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू नहीं बताई। उस फोर्स की वैल्यू बताता है सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है? इनर्शिया के बारे में। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जबकि सेकंड लॉ हमें बताएगा फोर्स के बारे में। तो इस वजह से हम सेकंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमें फोर्स के बारे में बताएगा, लेकिन फोर्स को समझने से पहले हमें मोशन को समझना है। ठीक है? इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द मोशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड मोमेंटम। तो बच्चे, जैसे मेरे पास, आपके पास एक फुटबॉल है, आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल पहले रेस्ट पे थी, तुमने किक किया, वो मोशन में आ गई। तो फुटबॉल कब तक मोशन में रहेगी, बताओ? ठीक है? हाँ जी,
हाँ जी, टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन वी गो, ओके। तो बच्चे धीरे धीरे खुद ही रुक जाएगी। हाँ, तो बच्चे हाँ, क्योंकि वो मोशन में क्यों है। तो बच्चे चलो अब तो ये समझ मतलब कब तक वो मोशन करेगी, पहले तो ये सवाल था ना। तो वो बॉडी तब तक मोशन करेगी जब तक उसके पास एक क्वांटिटी होती है जिसे बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोमेंटम है। मैं तो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास दो पंखे हैं। मेरे पास क्या है, दो पंखे हैं, या दो दो पंखे छोड़ो, मेरे पास दो बॉल्स हैं। ठीक है, तो एक प्लास्टिक की बॉल है, एक लोहे की बॉल है, दोनों का जो है साइज सेम है। दोनों का साइज सेम है। मैंने क्या किया, दोनों को रोटेशन दिया। दोनों को रोटेशन दिया, दोनों मोशन में आ गए, दोनों घूम रहे हैं। कौन सी बॉल पहले रुकेगी, भारी वाली के हल्की वाली, प्लास्टिक की या लोहे की? बताइए। तो हाँ जी, आयरन बॉल हैज ग्रेटर मास। तो बच्चे ना ना ना, तो इनर्शिया वो तो मोशन में है ना। शुभम कह रहा है कि सर लोहे की बॉल का मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, तो लोहे की बॉल पहले बाद में रुकेगी ना, क्योंकि अब मोशन वाला इनर्शिया है शुभम। मोशन वाला इनर्शिया आ गया ना, अब रेस्ट में थोड़ी है वो। तो बच्चे कौन सी बॉल पहले रुकेगी, प्लास्टिक की। क्यों? क्योंकि देखो दोनों को हमने सेम वेलोसिटी से घुमाया, पकड़ा गया, है ना। तो बच्चे तो इसका मतलब है दोनों मोशन में है, तो किसके पास मोशन ज्यादा है। हम वो बॉलिंग खेलते हैं ना, बॉलिंग बॉलिंग में वो मेटल की बॉल की यूज करी जाती है या भारी बॉल की यूज करी जाती है, हल्की सी बॉल क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि भारी बॉल के पास मोमेंटम ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, एक लोहे की बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, दोनों को सेम रोटेशन दी, कौन पहले रुकेगा? तो प्लास्टिक की बॉल पहले रुक जाएगी, क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। जिसका मोमेंटम कम होता है उसमें मोशन कम होता है, तो मोमेंटम इज द मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो कोई बॉडी कब तक मोशन करती रहती है, जब तक उसके पास मोमेंटम होता है। तो उस मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? विद द फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। जब किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें मोमेंटम मिलता है। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और इसका जो एस आई यूनिट है, वो क्या होता है बच्चे? वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट आता है फोर्स क्या है, व्हाट इज अ फोर्स। ठीक है, फोर्स किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों फोर्स क्या होता है? सर डायमेंशन पूछते हैं क्या? नहीं, डायमेंशन तो नहीं आता, लेकिन मैं इसका डायमेंशन अगर बताना तो ये होता है m1 L1 T⁻⁻1। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये, ठीक है। हाँ जी, तो रेट ऑफ मूवमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चे फोर्स क्या होती है? तो फोर्स होती है कि धक्का या खिंचाव, है ना, किसी बॉडी पे जो धक्का या खिंचाव लगता है, उसी को हम फोर्स कहते हैं, है ना। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी है? सर कोई क्वेश्चन पूछे सर आप। हाँ, जो मैंने कहा कि व्हाट इज फोर्स, बल क्या है, बल को कैसे कैलकुलेट करना है वो बताएंगे मेनली। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो बच्चे देखिए मेरे पास क्या है कि एक सरफेस है जिसपे हमारे पास एक बॉल है। अब बच्चे ये जो बॉल है इसका मास मान लीजिए m है, और ये बॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तो अगर ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है ना। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल? ये कितना होगा? इट विल आल्सो बी जीरो, ये भी जीरो होगा। अब बच्चे मैंने इस बॉल पे क्या किया, मैंने इस बॉल को किक कर दिया, इस पे फोर्स लगा दी मतलब। तो जैसे ही हमने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, बॉल किस में आ जाएगी? जो बॉल है बच्चे वो मोशन में आ जाएगी, या यस, मान लीजिए वेलोसिटी हो गई v, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? दिस विल बी mv, है ना। तो मोमेंटम बदल गया बच्चे, इस बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। तो मोमेंटम चेंज किस वजह से हुआ?
हाँ जी, तो यस कि मोमेंटम में क्या हो गया, चेंज हो गया। मोमेंटम किसकी वजह से चेंज हुआ ना, वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि फोर्स अप्लाई होने से। तो क्या हम कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मतलब फोर्स की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो यस बच्चे कह सकते हैं। तो इसी वजह से फोर्स को क्या कहा जाता है, फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेग सॉरी मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। तो बच्चे संवेग परिवर्तन की दर को हम किस नाम से बुलाते हैं, संवेग परिवर्तन की जो दर है उसे बच्चे कहते हैं बल। तो ये होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला जाता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको एफ इज इक्वल टू डीपी बाय dt से लिखते हैं, क्योंकि चेंज हम dp बाय dt से निकालते हैं। अब हमने अभी पढ़ा है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगाने से मास चेंज नहीं होएगा, तो मास आगे आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा dv बाय dt। अब dv बाय dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को किससे लिखते हैं, एक्सेलरेशन से। तो ये बच्चे हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अब दो यूनिट हम लिखेंगे। एक तो लिखेंगे एसआई यूनिट्स जिनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, और एक आएगा छोटा यूनिट जिसको हम सीजीएस यूनिट कहते हैं। तो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है। फोर्स का छोटा यूनिट क्या होता है, उसे कहते हैं डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। अब एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होती है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर सर। वाई इज स्क्वायर ऑन टी इन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना आकाश, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और एक और डिवाइड कर दिया टाइम से तो स्क्वायर हो जाएगा ना टाइम का। समझ आ गया भाई, तो सबको समझ आ गया। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, हाँ जी। हाँ जी, चलिए। तो बच्चे ये है फोर्स। सर वो प्लास्टिक बॉल क्यों पहले रुकेगी, अरे भाई प्लास्टिक बॉल का मास कम होएगा ना, तो उसका मोमेंटम कम होएगा। प्लास्टिक की बॉल का मास कम होगा, मोमेंटम कम होएगा, मोमेंटम कम होएगा तो उसका मोशन कम होएगा, तो वो जल्दी स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी सर, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। थर्ड लॉ कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, थर्ड लॉ की भी बात कर लेंगे, डोंट वरी, कल पढ़ लेंगे। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ जी, समझ आ गया भाई क्या। तो हाँ जी, तो बच्चे अब इसमें एक और चीज है वो हम करेंगे, लेकिन थर्ड लॉ हम कल जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है ना उसके साथ पढ़ लेंगे। तो बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट में कोई बंदा बॉल को कैच करता है, कोई भी, चाहे कोई भी प्लेयर, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल, कोई भी प्लेयर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ पीछे ले जाता है, यस और नो। हाँ जी, यस और नो। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे, हाँ जी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों को बचाने के लिए पीछे ले जाते हैं, हाथों को फोर्स से बचाने के लिए। क्यों, तो बच्चे होता क्या है कि देखिए ये बॉल आ रही है, अब इस बॉल के पास मास है, वेलोसिटी है, मतलब बॉल के पास क्या है, बॉल के पास मोमेंटम है ना।
तो जब बॉल को कैच करने के लिए आ रही है तो इसके पास कुछ मोमेंटम है। अब जैसे ही वो इस बॉल को कैच कर लेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम बदले क्या बच्चे, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। द मोमेंटम इज गोइंग टू गेट चेंज। तो यहां पर जो मोमेंटम है बहुत कितने समय में चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम जो है बहुत ही कम समय में बदल रहा है। तो इस वजह से अब बच्चे जब मोमेंटम बहुत ही कम समय में बदलता है तो जो फोर्स लगती है उस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स कहते हैं बच्चे, इंपल्सिव फोर्स या आवेगित बल कहते हैं। तो बच्चे जो मोमेंटम में बदलाव हुआ है, जो मोमेंटम में बदलाव हुआ है, उस मोमेंटम में जो बदलाव है, उस बदलाव को जिस क्वांटिटी से मेजर किया जाता है उसे हम कहते हैं इंपल्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, आवेग। तो बच्चे आवेग क्या है, व्हाट इज इंपल्स। तो बच्चे इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो जो भी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं वो इंपल्स होती है। तो ये निकाली जाएगी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो ये बच्चे हमारा इंपल्स होता है। तो अपने हाथों को उस इंपल्सिव फोर्स से बचाने के लिए फील्डर अपने हाथों को पीछे ले जाता है, जिससे टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, तो उसके हाथों को चोट नहीं लगती है। तो ये इंपल्स है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो एस आई यूनिट है वो क्या होता है बच्चे, इसका जो एस आई यूनिट है वो होता है न्यूटन सेकेंड, या आप इसको इंपल्स के बराबर भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन एस आई ये है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। क्लियर है बच्चे। क्लियर है।